तो हेमंता बिश्वा शर्मा जो है वो अपने साथ के सारे मुख्यमंत्रियों से आगे निकल गए हैं। पिछली यात्रा भी हुई, मध्य प्रदेश में यात्रा हुई, बहुत सारे ऐसे प्रदेशों से, यहां तक कि उत्तर प्रदेश से भी यात्रा गुजरी जहां योगी आदित्यनाथ जी का राज है, लेकिन कहीं भी राहुल गांधी पर एफआईआर या यात्रा के खिलाफ कोई रास्ता रोकने जैसी बात नहीं हुई। भारत एक आजाद देश है, एक फेडरल डेमोक्रेसी है। फेडरल डेमोक्रेसी में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं। राजस्थान के अंदर सरकार थी कांग्रेस की, मोदी जी लगातार वहां सभाएं करते थे, बाकायदा उनके सुरक्षा का और बाकी सारा कामों का इंतजाम करना काम था अशोक गहलोत की सरकार का, और वो काम किया गया। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, हर जगह लगभग कांग्रेस की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार चल रहा था। कभी आपने सुना है कि कांग्रेस ने प्रचार करने से रोका हो? यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरी, शिवराज सिंह चौहान का शासन था, क्या शिवराज सिंह चौहान ने वहां कोई रोक लगाई? कर्नाटका से यात्रा गुजरी जहां भारतीय जनता पार्टी का उस समय शासन था, क्या कोई रोक लगाई गई है? कांग्रेस का शासन जिन इलाकों में रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी को कभी वहां प्रचार करने के लिए रोका गया है? अभी की घटना है, बिहार में आरजेडी, जनता दल यू और कांग्रेस के महागठबंधन का शासन है, वामपंथी भी उसमें शामिल है। वहां पर मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो पटना आ रहे हैं। पटना में, पूरे पटना में उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, उनकी यात्रा निकलेगी, रैली निकलेगी, रोड शो होगा, सब कुछ होगा, बाकायदा प्रचार करेंगे वो वहां पर। लेकिन क्या बिहार सरकार ने उनके लिए कोई रास्ता बदला है, कोई रोक लगाई है? एक फेडरल गवर्नमेंट में विपक्ष को भी अपना प्रचार करने का पूरा अधिकार होता है और इस चीज से कभी किसी को रोका नहीं जाता है। लेकिन हेमंता बिश्वा शर्मा इन सारी हदों को पार कर गए हैं। कल उनका बयान आया जिसमें उन्होंने कहा ये न्याय यात्रा नहीं है, ये मियां यात्रा है। मानो मियां होना कोई गाली हो गई, मानो एक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान होना कोई गाली हो गई। राहुल गांधी सिर्फ मुसलमानों के पास जा रहे हैं, न्याय यात्रा सिर्फ मुसलमानों की है। और अगर वो हिंदू बस्तियों में जा रहे हैं तो फिर मुस्लिम बस्तियों में क्यों नहीं जाएंगे? अगर वो हिंदुओं से मिल रहे हैं तो मुसलमानों से क्यों नहीं मिलेंगे? लेकिन कल तक कांग्रेस में रहने वाला हेमंता बिश्वा शर्मा अब इतना गिर चुका है कि उसकी पुलिस ने बाकायदा राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है, यात्रा के पूरे यात्रा पर एफआईआर दर्ज कराई है। मामला यह है कि जब राहुल गांधी आने वाले थे असम, तभी से हेमंता बिश्वा शर्मा जो है वो उलटना पलटना शुरू हो गया था। तभी हेमंता बिश्वा शर्मा कह रहा था कि यहां पर बहुत सारे नर्सिंग होम हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो यहां से यात्रा का जाना ठीक नहीं होगा। जब तुम्हारी अपनी पार्टी के लोग आते हैं, रोड शो करते हैं, तब कोई असर नहीं पड़ता है ट्रैफिक पे। राहुल गांधी के आने से, न्याय यात्रा के आने से ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है। ये वेंडेटा की पॉलिटिक्स है जो चलती नहीं है। आज सत्ता में हो, कल सत्ता में नहीं रहोगे। सही बात है कि तुमने असम का चुनाव जीता है, वहां सत्ता पे हो, बहुत महत्वपूर्ण हो इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए, नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े लीडर हो, लेकिन शायद भूल गए कि सत्ता किसी के पास नहीं रहती है। जिस गोगोई सरकार में तुम मंत्री थे वो भी सत्ता में हमेशा नहीं रह सकी, और जिस सत्ता में तुम हो वो सत्ता भी हमेशा नहीं रहेगी। लोकतंत्र हमेशा रहेगा, कोई चुनाव जीते कोई चुनाव हारे, लोकतंत्र हमेशा रहेगा। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्ष को भी पूरी तरह से ऑपरेट करने का मौका दिया जाता है। ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल में, लेकिन लेफ्ट भी वहां पर बड़ी बड़ी रैलीज करती है। यह कोई एग्जाम्पल देने की बात नहीं है, यह हर जगह होता है। लेकिन हेमंता बिश्वा शर्मा, जिनको कल राहुल गांधी ने कह दिया कि सबसे भ्रष्ट मंत्री हैं, उसके बाद आ गए कहने की गांधी परिवार सबसे भ्रष्ट है। भाई, गांधी परिवार सबसे भ्रष्ट है तो तुम हर जगह सत्ता में हो, असम में भी सत्ता में हो, यूपी में भी सत्ता में हो, एमपी में भी सत्ता में हो, केंद्र में भी सत्ता में हो। 8 साल हो गए, 9 साल हो गए सत्ता को, 8 नहीं 9 साल हो गए सत्ता में रहते हुए। गांधी परिवार के ऊपर कौन सा केस किया, गांधी परिवार के ऊपर कौन सा केस साबित कर दिया? रोज नए नए आरोप लगते हैं, लेकिन आज तक कोई केस तो साबित नहीं कर पाया। तुम्हारा किस्सा मैं बता दूं कि बाकायदा अमित शाह जी का बयान है कि हेमंता बिश्वा शर्मा के ऊपर जितने केस हैं सबकी जांच कराई जाएगी। यह बयान कब दिया था? जब तुम कांग्रेस में थे। तुम्हारे खिलाफ जितने केस हैं उस पर मैं बाकायदा वीडियो भी बना चुका हूं। बाकायदा सीबीआई ने पूछताछ की है 2014 के नवंबर महीने में। याद करो कि कोलकाता में बुलाकर सीबीआई ने पूछताछ क्यों की थी? क्योंकि तुम्हारा नाम शारदा चिटफंड घोटाले में आया था।
क्यों रेड पड़ी थी गुवाहाटी में, जो तुम्हारा घर है उसके ऊपर सीबीआई ने रेड क्यों मारी थी? क्योंकि घोटाले में नाम आया था। क्यों जांचें चल रही थी? क्योंकि रिश्वत लेने में नाम आया था। अभी आरोप लगा था तुम्हारी पत्नी के ऊपर कि उनकी एंटरटेनमेंट कंपनी है, लेकिन खेती के लिए जो जमीन थी, उसके लिए जो योजना थी, उसका लाभ लिया था। क्या गलत कह दिया राहुल गांधी ने? जब तक भारतीय जनता पार्टी से आप बाहर थे, आपके ऊपर आरोप लग रहा था, सीबीआई जांच कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद, उस वॉशिंग मशीन में जाने के बाद सीबीआई ने पूछताछ के लिए कभी नहीं बुलाया। एक बार भारतीय जनता पार्टी में आप गए, उसके बाद सीबीआई ने कभी जांच के लिए बुलाया नहीं। 2015 में, जनवरी 2015 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने चिटफंड केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी। उसके तुरंत बाद, कुछ महीनों बाद आप बीजेपी में आ गए थे, और उसके बाद हिमंता बिश्वा शर्मा से ना कोई पूछताछ हुई, ना कोई जांच हुई। तो यह सवाल उठाना कहां गलत है कि करप्शन के सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी में जाने के साथ ही खत्म कहां हो गए? जो अमित शाह जी कह रहे थे कि सारे आरोपों की जांच होगी, अब वो अमित शाह जी आपके साथ चुनाव प्रचार करते हैं और आरोपों पे कोई बात नहीं करते हैं। तो अगर राहुल गांधी ने कह दिया कि आपका पूरा परिवार भ्रष्ट है, आप सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हो, तो इसमें क्या गड़बड़ है? सबको पता है कि राहुल गांधी के ऊपर आपने आरोप लगाया था कि जब आप उनसे मिलने गए थे तो राहुल गांधी ने कुत्तों वाला बिस्किट आपको ऑफर किया था। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा कह के आप खुद बता रहे हो कि आपने अपनी हैसियत क्या बना ली थी अपने करप्शन की वजह से। यह अलग बात है कि अब आप जिस पार्टी में हो उस पर करप्शन का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सत्ता के नशे में न्याय यात्रा को रोकने के लिए एफआईआर जैसी चीज करना आपके अपने लिए नुकसानदायक होने वाला है। असम की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है, और जिस आदमी को तुम लोग समझ रहे हो कि उस आदमी की कोई हैसियत नहीं है, उसके पीछे जिस तरह से जनता आती है, वो बता रहा है कि सत्ता परिवर्तन भी संभव है। सत्ता कोई अपने नाम से लिख के नहीं आता है। एक शेर में अक्सर पढ़ता रहता हूं, वो एक शख्स जो तुमसे पहले यहां तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। सबको लगता है कि वो सत्ता में आ गया तो खुदा हो गया, अब तो उसकी जगह कभी बदलने वाली ही नहीं है। नफरत फैलाकर, पागलपन फैलाकर वो हमेशा हमेशा सत्ता में रहेगा। लेकिन दुनिया में किसी तानाशाह की सत्ता भी नहीं चली। तुम तो वोट में इलेक्ट होकर असम में आए हो, कल को जनता वोट नहीं देगी तो सत्ता से अपने आप बाहर हो जाओगे। कल को भारतीय जनता पार्टी को तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी तो वैसे ही लात मार के बाहर कर दिया जाएगा, जैसे बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया गया है। ताकत के नशे में, सत्ता के नशे में ये जो पागलपन है, ये पागलपन अपने आप को भी बर्बाद करता है, खुद को भी बर्बाद करता है। और सत्ता का क्या है? सत्ता क्या क्या नहीं करती है, कई बार पलट जाती है। जनता बड़ी मजेदार चीज होती है। एक छोटी सी घटना बताता हूं आपको। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसका बहुत शोरगुल, बहुत प्रचार है। बीजेपी के एक सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप साहब, एक महिला लाभार्थी को पीएम आवास योजना के तहत घर की चाबी सौंप रहे थे। चाबी सौंपते हुए उस बुजुर्ग महिला से पूछ लिया गया, जो संचालक थे उन्होंने पूछ लिया कि आपको ये जो घर मिला है इसके लिए कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी? अब जनता है, भले घर मिल रहा है तो क्या हुआ? उसने कह दिया कि साहब रिश्वत तो देनी पड़ी, 30,000 रुपए रिश्वत देनी पड़ी। अब वीडियो सारी दुनिया में घूम रहा है, वीडियो वायरल है, जिसमें महिला कह रही है 30,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ी। होना तो यही चाहिए था कि वहीं पर कश्यप साहब ने अधिकारियों से पूछा होता, उस महिला से पूछा होता कि ये 30,000 की रिश्वत किसे दी गई, और जिसने 30,000 की रिश्वत ली है उससे एक तो रिश्वत वापस कराई जाती, और दूसरा उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती। लेकिन फिलहाल तो वीडियो वायरल है, और वीडियो वायरल होना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मैं कह रहा था, लेकिन जनता होती है, जनता चाबी भी ली अपने घर की, वहां से सरकारी योजना है, उस पर उसका अधिकार है, और वहीं उनके मुंह पे यह भी कह दिया कि 30,000 रुपए जो है हमने रिश्वत भी दी है। हो सकता है कल को जाके वो भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दे दे या किसी और को भी वोट दे दे। जनता के हाथ में वोट अधिकार होता है, वो किसी को भी जाकर वोट दे सकती है। और जनता वो होती है कि मुंह पर सच भी बोल देती है। जनता वो होती है कि जब सच नहीं बोल पाती है तो उसका बदला जाकर बैलेट पेपर में, या आजकल जो ईवीएम है, ईवीएम में भी ले लेती है। तो जनता जहां चुनती है सरकार,
वहां सरकारों को इतना पागल नहीं होना चाहिए कि सत्ता के नशे में जो मन में आए बोल दो, जो मन में आए कर दो, विपक्ष को एक यात्रा तक निकालने ना दो, उसको उन रास्तों पर चलने की अनुमति ना दो जिन रास्तों पर आम आदमी चलता है। जानबूझकर यात्रा को हैम्पर करने की कोशिश करो, एफआईआर कर दो। यह सारा कुछ लोकतंत्र के खिलाफ है, जो जनता देख रही है और जनता इसका बदला भी ले सकती है। तो हम भी हैं जनता ही, हम भी जनता की आवाज बन के बोलते हैं और इसीलिए यह फैसला जो भारतीय जनता पार्टी ने एक और फैसला लिया, इस पूरे मुद्दे से अलग मैं बात कर रहा हूं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोचिंग्स जो हैं वो बंद करा दी हैं कि कोचिंग 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ले नहीं पाएंगे। रिजल्ट का जो सुनहरा सपना दिखाते हैं वो सपना नहीं दिखा पाएंगे और इस तरह की बातें हैं। आप जानते हैं कोटा और दूसरी जगहों पर जो तमाम कोचिंग चल रही हैं, वहां से बच्चों के अपनी जान देने के, खुदकशी के लगातार मामले सामने आए हैं, डिप्रेशन के मामले आए हैं। बच्चों को मशीन में तब्दील कर दिया जाता है। कोटा के छोटे छोटे कमरों में रह के जरा सी उम्र के बच्चे, 14 साल के, 15 साल के, हाई स्कूल इंटर किए हुए बच्चे वहां पहुंचते हैं और 2-2 साल तैयारी में लगे रहते हैं। थोड़े से बच्चे सफल होते हैं, ढेर सारे बच्चे असफल होते हैं और वो लगातार परेशान रहते हैं। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। साथ में शिक्षा एक बिजनेस बन गया है, शिक्षा एक धंधा बन गया है। गली गली में कोचिंग खुली हुई है। ऐसे लोग कई बार पढ़ा रहे हैं जो खुद योग्य नहीं है। ये जो निर्णय लिया गया है इसमें यह भी है कि ग्रेजुएशन से कम जिन शिक्षकों की शिक्षा है वो पढ़ा नहीं सकेंगे। इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, मोटा मोटी मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। शिक्षा के इस तरह से जो बाजारीकरण है, शिक्षा को जो इस तरह से बेचने खरीदने का मामला है, यह रुकना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक सवाल है, आखिर कोचिंगें खुलती क्यों हैं? लोग क्यों भेजते हैं कोचिंगों में? क्योंकि सरकारी स्कूलों का हाल बदहाल है। अभी कल एक रिपोर्ट आई जिसमें यह आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी संख्या बच्चों की ऐसी है जो स्कूल जाने के बावजूद अंग्रेजी का एक पूरा वाक्य लिख नहीं सकती, हिंदी में नहीं लिख सकती, सामान्य ज्ञान भी जिसके पास नहीं है। ऐसा क्यों है? बच्चों का दोष नहीं है, दोष यह है कि शिक्षा को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। सरकारी स्कूल का शिक्षक जो है वो आदमी गिनने से लेकर जानवर गिनने तक हर काम में लगा दिया जाता है। शिक्षा के अलावा बिल्डिंग्स नहीं है, अच्छे सिलेबस नहीं है, बच्चों को किताबें नहीं मिलती हैं। एमपी से एक खबर आई कि ड्रेस नहीं दे पा रही है सरकार। स्कूलों का इतना बुरा हाल है कि उन स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे क्या? एक टीचर 3-3 क्लासेस को पढ़ा रहा है। और ऐसे स्कूलों में पढ़े बच्चे अगर जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मां बाप बेचारे कोचिंग में भेजते हैं कि शायद यहां पढ़ाई हो जाए कि बच्चे जिंदगी में कुछ अच्छा कर लें। तो यह निर्णय तो बहुत अच्छा है कि कोचिंग्स को बंद करने की बात की गई है, लेकिन इस निर्णय के साथ यह होना भी बहुत जरूरी है कि हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, मैं कहूंगा नर्सरी से लेके या पहली क्लास से लेके 12वीं तक का जो एजुकेशन है उसको शानदार बनाया जाए। स्कूलों को अच्छा बनाया जाए, वहां अच्छी शिक्षा दी जाए, योग्य शिक्षक रहें जिनको परमानेंट नौकरी मिले, जो आराम से लग के पढ़ा सकें, उनके ऊपर नियंत्रण हो, उनके ऊपर जांच करने के लिए लोग हों, पर्यवेक्षक हों, जो लगातार देखें कि शिक्षा अच्छी दी जा रही है। और अगर स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो फिर कोचिंग की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। अगर स्कूलों में ढंग से पढ़ाई होगी, आर्ट्स की, साइंस की, सारे सब्जेक्ट के अच्छे टीचर्स होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, पूरी क्लासेस चलेंगी, अच्छे से पढ़ाई होगी, तो फिर कोचिंग्स की जरूरत क्या रह जाएगी? कोचिंग की जरूरत अपने आप खत्म हो जाएगी। कोचिंग्स की जरूरत पड़ती ही इसलिए है क्योंकि महंगे स्कूलों में तो अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन जो सरकारी और सामान्य स्कूल हैं उन स्कूलों की शिक्षा पूरी तरह से खत्म कर दी गई है, बर्बाद कर दी गई है। मैं तो यह मांग करूंगा कि 12वीं तक प्राइवेट एजुकेशन पर रोक लगा देनी चाहिए। केवल कोचिंग पे क्यों, प्राइवेट एजुकेशन पर ही रोक लगा देनी चाहिए। 12वीं तक की सारी शिक्षा सरकार को देनी चाहिए। शानदार स्कूल बनाए जाने चाहिए, शानदार शिक्षक होने चाहिए, शानदार सिलेबस बनने चाहिए। आप देखिए अगर ऐसा हो जाए, 10 साल ऐसा हो जाए तो कोई अपने बच्चे को कोचिंग में भेजेगा ही नहीं। और 10 साल अगर इस देश में कायदे से लोकतंत्र चल जाए तो हिमंता बिश्वा शर्मा जैसे लोगों के लिए जगह ही नहीं बचेगी, जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाकर, जो सिर्फ और सिर्फ वेंडेटा की राजनीति करके महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तो आज इन 2 घटनाओं पर मैं अपनी बात रखना चाहता था, राहुल गांधी के एफआईआर पर और दूसरा सरकार का जो ये आदेश आया है कोचिंग्स बंद कराने का, इसको लेकर मैंने अपनी बात रखी। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो,
अगर आपको लगता है कि मैं जो बातें कर रहा हूं वो जरूरी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आप जानते हैं क्या करना होता है। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उनको लाइक करना होता है, चैनल अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना होता है, दोस्तों तक वीडियो पहुंचाना होता है। और अगर कहीं आपको यह लगता है कि हमारे जैसी आवाजों का जिंदा रहना जरूरी है तो हमारे साथ जुड़ना होता है। जो पिन कमेंट है उसको खोल के देखिए, हमारे मेंबर बन सकते हैं, हमें सीधी आर्थिक मदद कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तभी हम इतनी हिम्मत के साथ लगातार सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच कह सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।